Good afternoon, students. You are welcome in online class. सोशल साइंस में, इकोनॉमिक्स में अपना जो टॉपिक चल रहा था क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, इससे पहले हमने स्टोरी ऑफ शकल, स्टोरी ऑफ विलास एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन पढ़ा था। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की क्या क्वालिटी होती है और क्वालिटी में कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं, वो हम देखेंगे। हमने एजुकेशन के बारे में देखा था। एजुकेशन जो है वो पॉपुलेशन की क्वालिटी किस प्रकार बढ़ाती है, उसी प्रकार आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हेल्थ है। हेल्थ किस प्रकार पॉपुलेशन की क्वालिटी को मेंटेन करती है, ये हम देखते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है हेल्थ, हेल्थ के बारे में डिस्कशन करते हैं। हेल्थ, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के संदर्भ में हेल्थ का क्या रोल है वो हम देखते हैं। फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी induced to employ people who might not work efficiency as a healthy worker because of ill health? तो क्या आप सोच सकते हो, डू यू थिंक एनी फर्म, कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को इंड्यूस करेगी या रोजगार देने के लिए उनको प्रेरित करेगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाते हैं, क्या उनको वो इंड्यूस करेगी? तो हम ये सोच सकते हैं कि फर्म जो है ऐसे व्यक्तियों को कभी नहीं लेगी जिनकी वर्क एफिशिएंसी कम है। The health of a person helps him to realize his potential and the ability to fight illness. तो हेल्थ क्या करती है? किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की एबिलिटी देता है, ताकत देता है, पोटेंशियल देता है। एन अनहेल्दी पर्सन बिकम्स ए लाइबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी अनहेल्दी पर्सन होता है वो बन जाता है, क्या बन जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी बन जाता है। Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. तो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य जो है वो एक इंडिस्पेंसिबल बेसिस है किसी भी व्यक्ति के लिए। henceforth, इसलिए improvement in the health status of the population has been the priority of the country. किसी भी कंट्री की प्रायोरिटी ये रहती है कि उसकी जो पॉपुलेशन है उसका जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूवमेंट करने का, यानी स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। और नेशनल पॉलिसी, हमारी जो नेशनल पॉलिसी है, राष्ट्रीय नीति है, उसका भी यही लक्ष्य है, टू एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारी जो नेशनल पॉलिसी है उसका एम्स भी यही है। क्या एम्स है उसका? ये एम्स है कि अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देना। जो अल्प सुविधा प्राप्त जो वर्ग है उनको, उन पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण और न्यूट्रिशनल सर्विस यानी पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है, एक्सेसिबिलिटी बनाना है। जो कमज़ोर वर्ग है उन तक एक्सेसिबिलिटी हो सके, किसकी? हेल्थ केयर की, फैमिली वेलफेयर की, न्यूट्रिशनल सर्विस की। तो इस पर ध्यान देना ही हमारी जो नेशनल पॉलिसी है उसका एम्स है। ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स, अगर पिछले 5 दशकों की बात करें, इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर and has developed a manpower
required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector. तो पिछले 5 दशकों की अगर हम बात करें तो भारत में जो है सरकारी और निजी दोनों ही सेक्टर्स में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स की सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण जो है किया है। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स ओवर द ईयर्स दे रखा है, किस प्रकार जो है हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दिन प्रतिदिन जो है अच्छी होती गई। जैसे हम SC, PSC, CSC की बात करें तो इसमें भी जो है इंक्रीजिंग हो रही है, डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स में भी वृद्धि हो रही है, बेड्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, नर्सिंग पर्सनल नर्सिंग स्टाफ की संख्या भी जो है अच्छी खासी जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है हेल्थ के मामले में वो जो है काफ़ी अच्छा हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटीज़। लेकिन अब भी हमारे यहाँ कंट्री में, इंडिया में बहुत सारे प्लेसेज है जहाँ पर इस प्रकार की बेसिक फैसिलिटीज़ का अभाव है, इस प्रकार की जो मौलिक सुविधाएं हैं वो नहीं हैं। देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेज इन द कंट्री। अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो हमारी कंट्री में केवल 381 मेडिकल कॉलेज है एंड 301 डेंटल कॉलेज। और डेंटल कॉलेज की बात करें तो जो डेंटल कॉलेज है वो केवल 301 है। जस्ट फॉर स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेज। तो इनमें भी ये जो राष्ट्र है 4 राज्य, केवल 4 राज्यों में जो है इनकी संख्या जो है ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी के बारे में हम देखते हैं। सकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक कोरस। तो सकल की जो माता है शीला वो डोमेस्टिक कोरस में व्यस्त रहती है, घरेलू कामकाज में वो व्यस्त रहती है। चिल्ड्रन एंड हेल्प हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। चिल्ड्रन की देखभाल करती है और अपना जो हस्बैंड है बूटा सिंह उसकी फील्ड के अंदर जो है उसकी सहायता करती है। सकल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। और शकल के जो भाई है और जो सिस्टर है जीतू एंड सीतू वो भी अपना टाइम जो है घूमने फिरने में या खेलने में व्यतीत करते हैं। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? क्या आप ये कह सकते हो कि जो शीला है, जो जीतू सीतू है वो बेरोजगार है? क्या आप ये कह सकते हो? इफ़ नॉट वाई? अगर आप नहीं कह सकते हो कि ये बेरोजगार नहीं है तो इसका कारण क्या है? तो कारण देखते हैं। Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. बेरोजगार किसे कहेंगे? बेरोजगारी उस समय होती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड। शीला जो है बाहर के कार्यों में काम करने की इच्छुक नहीं है। हर डोमेस्टिक डोमेन, जो डोमेस्टिक डोमेन है उनको छोड़कर जो ये जो है जीतू और सीतू की जो मदर है वो बाहर के कार्यों में उसकी रुचि नहीं है, बाहर के कार्य वो नहीं करती है। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन। और जीतू और सीतू इतने छोटे हैं कि उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में जो है हम नहीं कर सकते हैं। नाइदर जीतू सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। और जीतू सीतू और शीला को बेरोजगार भी नहीं कहा जा सकता है, वो बेरोजगार भी नहीं है। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। अगर हम वर्कफोर्स पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें वो पीपल इंक्लूड है जिनकी आयु 15 साल से 59 साल तक होती है। Sakals brother and sister do not
fall within this age group? तो शकल के जो ब्रदर है और जो सिस्टर है वो इस एज ग्रुप में नहीं आते हैं, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, इसलिए उनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं। शकल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली, और शकल की माता फैमिली के लिए काम करती है। शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट, और जो शीला है वो शीला जो है फैमिली के लिए काम करती है और वो परिवार के लिए काम करती है और वो अपने घर से बाहर जाकर वेज के लिए काम करने की इच्छुक भी नहीं है, तो उसको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं। सी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, इसलिए उसको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं। शकल्स ग्रैंड पेरेंट्स कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, और शकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो दादा दादी है, उनको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं। ऑल्दो नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी, जिनका स्टोरी के अंदर मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनको भी हम बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉय इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, तो भारत के संदर्भ में ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेरोजगारी है और शहरी क्षेत्रों में भी बेरोजगारी है। हाउएवर, लेकिन द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की जो नेचर है उसमें डिफर है, उसमें अंतर है, यानी रूरल क्षेत्र की जो बेरोजगारी है वो अर्बन एरियाज की बेरोजगारी से अलग है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, देयर इज ए सीजनल एंड डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, एक सीजनल और एक डिस्गस्ड। सीजनल का मतलब मौसमी बेरोजगारी, डिस्गस्ड का मतलब है छिपी हुई बेरोजगारी। अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स विद पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। तो सीजनल बेरोजगारी हम किसे कहेंगे? सीजनल बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी जो मंथ्स ऑफ द ईयर होते हैं उसमें पीपल जो है वो नॉट एबल होते हैं टू फाइंड जॉब्स प्राप्त करने में जो है एबल नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो वर्ष के कुछ महीनों में होती है। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस प्रकार की समस्या से जूझते हैं। जो कृषि के ऊपर जो डिपेंड है वो इस प्रकार की सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट समस्या से वो फेस होते हैं। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सॉविंग, हार्वेस्टिंग, बिडिंग एंड थ्रेशिंग इज डन। तो वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई होती है, कटाई होती है, निराई होती है, गहाई होती है। तो इस प्रकार के जो मौसम होते हैं उसमें पीपल जो होते हैं वो बिजी होते हैं। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है उसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इन केस ऑफ डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अब हम डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? तो उसको हम कहते हैं, किसको कहते हैं? पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। इस प्रकार की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसमें पीपल जो है वो अपीयर यानी नज़र आते हैं, टू बी एम्प्लॉयड यानी काम में लगे हुए नज़र आते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, यानी हमको तो लगता है कि वो काम में लगे हुए हैं। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर द फाइंड वर्क, और इस प्रकार जो है उनके पास भूखंड होता है जहाँ पर उनको काम मिल जाता है। दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेंबर्स इंगेज्ड
इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर होती है जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लोग या फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं इंगेज होते हैं। हमको ये लगता है कि खेती में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट इंगेज 8 पीपल। तो इस प्रकार की बेरोजगारी में हम देखते हैं कि किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन वहाँ पर 8 लोग लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जहाँ पर कम लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन अधिक लोग इंगेज रहते हैं। 3 पीपल आर एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर 3 पीपल एक्स्ट्रा है, यानी 8 पीपल की आवश्यकता है लेकिन 5 पीपल की आवश्यकता है लेकिन इंगेज कितने पीपल है? 8 पीपल, यानी 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, यानी 3 जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। दीज 3 पीपल आल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर्स। तो इनमें 3 लोग जो है अतिरिक्त है और ये तीनों ही खेत पर काम करते हैं जिन पर 5 लोग काम करते हैं। जहाँ पर 5 लोग काम करते हैं वहाँ पर ये 3 लोग भी काम करते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट एड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। यानी इन तीनों द्वारा किया गया जो अंशदान है 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है, कंट्रीब्यूशन में उनका कोई रोल नहीं रहता है। यानी जो 5 लोग जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसमें 3 लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इफ 3 पीपल आर रिमूव्ड, अगर इन 3 पीपल को रिमूव कर दिया जाता है, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। तो प्रोडक्टिविटी जो है फील्ड की उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, डिक्लाइन नहीं होगी, यानी प्रोडक्टिविटी वही रहेगी। अगर 3 पीपल्स को हम रिमूव कर देते हैं फील्ड से तो प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयड। अगर हम इन 3 पीपल को हम निकाल दें, खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 जो अतिरिक्त लोग हैं इनको हम कहेंगे डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयड, यानी इनको हम छिपे हुए बेरोजगार कहते हैं। ये नज़र नहीं आते हैं इसलिए इस एम्प्लॉयमेंट का जो नाम पड़ा है डिस्गस्ड पड़ा है, यानी इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये एपियर तो होते हैं, काम में लगे हुए एपियर होते हैं लेकिन इनकी आवश्यकता नहीं होती है। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज, अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम ए कॉमन फिनोमेनन। शहरी क्षेत्रों में ये आजकल एक सामान्य परिघटना हो गई है। ये एक सामान्य परिघटना जो है वो शिक्षित बेरोजगारी जो है एक सामान्य फिनोमेनन है, एक सामान्य घटना है, एक सामान्य बात हो गई है। मैनी यूथ with matriculation, graduation and post graduation degrees are not able to find job। हम देखते हैं मैनी यूथ, बहुत सारे युवा है जो मेट्रिकुलेशन पास है, ग्रेजुएशन पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लिए हुए हैं लेकिन वो जॉब प्राप्त करने में क्या है, एबल नहीं है, नॉट एबल है, उनको जो है जॉब प्राप्त नहीं होता है। तो वो जॉब प्राप्त करने में, रोजगार प्राप्त करने में जो है वो असमर्थ है। स्टडी शो, एक स्टडी बताती है दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज इंक्रीज्ड फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स। एक बात सामने आई है, ये बात जो है ये है कि मैट्रिक की तुलना में जो ग्रेजुएट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, उनमें बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनमें जो फास्टर इंक्रीज हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट में, किसकी तुलना में, मैट्रिकुलेट्स की तुलना में। पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज कोएग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। मैन पावर जो है वो कम है
किसी विशेष क्षेत्र में देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड। एक तरफ तो हम देखते हैं कि टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स है, उनमें बेरोजगारी है, और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, वाइल देयर इज अ dearth ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है एक विरोधाभास स्थिति हमको दिखाई देती है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जो मैन पावर रिसोर्सेज है वो वेस्टेज होता है अनएम्प्लॉयमेंट से। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू ए लाइबिलिटी। और युवकों में जो पीपल एसेट्स हो सकते हैं इकोनॉमी के लिए, वो किस में टर्न हो जाते हैं, लाइबिलिटी के रूप में टर्न हो जाते हैं। यानी वो कंट्री के लिए जो है उत्तरदायित्व बन जाते हैं, उनकी देश के लिए वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डेस्पायर अमंग द यूथ। इससे क्या होता है, इससे जो यूथ है उसमें होपलेसनेस आ जाती है, डेस्पायर आ जाती है, फीलिंग इस प्रकार की फीलिंग्स उसमें आ जाती है। युवकों में जो है निराशा और हताशा की भावना होती है। पीपल डू नॉट हैव एनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। लोगों के पास में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त मनी नहीं होती है। इन एबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज ए ग्रेट सोशल वेस्ट। और शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक है और जो समर्थ है, वो रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। यानी जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, एबिलिटी भी है उनमें, लेकिन उनको रोजगार प्राप्त नहीं होता है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। तो बेरोजगारी क्या करती है, बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। इकोनॉमिक ओवरलोड होता है, इकोनॉमिक ओवरलोड में इंक्रीज होता है। और द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। जो अनएम्प्लॉयड है, जो बेरोजगार है, वो कार्यरत जनसंख्या के ऊपर बोझ बनते जाते हैं, उनके ऊपर निर्भरता बढ़ती जाती है, डिपेंडेंस बढ़ती जाती है। किसकी डिपेंडेंस, अनएम्प्लॉयड की, जो बेरोजगार है। किसके ऊपर, वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर। जो कार्यरत पॉपुलेशन है, जो काम में लगी हुई है, उनके ऊपर जो अनएम्प्लॉयड है, जो बेरोजगार है, उनकी निर्भरता बढ़ती जाती है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। और इससे क्या होता है, किसी व्यक्ति के साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है। सोसाइटी जो होती है वो एडवर्सली अफेक्टेड हो जाती है इससे। When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. और जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है, तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक गिरावट आ जाती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि हो जाती है। यानी स्कूल सिस्टम जो है उससे अलगाव होने लगता है। यानी बच्चे जो है, उस परिवार के बच्चे स्कूल सिस्टम से जो है विड्रॉल होने लगते हैं। हैंस इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हैज डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अत्यधिक और अहितकर प्रभाव पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है, डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी होती है, उसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी। और बेरोजगारी में वृद्धि
मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का भी सूचक है कि इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी में मंदी आ रही है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो ये किसका इंडिकेटर है? ये डिप्रेस्ड इकोनॉमी का इंडिकेटर है। यानी इसका मतलब है कि इकोनॉमी में मंदी आ रही है। इट आल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज, और इससे क्या होता है? और ये संसाधनों की बर्बादी भी करता है। विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था, वो क्या करता है? रिसोर्सेज का वेस्टेज करता है। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स, दे नेचुरली अपीयर एज अ लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी। तो अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो स्वाभाविक रूप से इकोनॉमी के लिए वो क्या बन जाएंगे? लाइबिलिटी बन जाएंगे, दायित्व बन जाएंगे। इन केस ऑफ इंडिया, भारत के संदर्भ में स्टेटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। अगर हम भारत में देखें तो बेरोजगारी की दर कम है। A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed. बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती जो है नियोजित लोगों में की जाती है। यानी इनकी जो इनकम है वो लो है, प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कम है, लेकिन ये काउंटेड होते हैं एम्प्लॉयड में, यानी रोजगार की श्रेणी में आते हैं। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, वो साल भर काम में लगे हुए प्रतीत होते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम, इट इज़ नॉट एडिकेट फॉर देम। लेकिन अगर हम उनकी क्षमता देखें और उनकी आय का हिसाब देखें तो ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है। कमाते हुए हमको नज़र आते हैं, लेकिन उनकी इनकम लो है, प्रोडक्टिविटी लो है, इसलिए वो साल भर जो है काम में लगे हुए हमको नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम आय के हिसाब से देखें और उनकी क्षमता के हिसाब से देखें तो ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है। It is not adequate for them. The work that they are pursuing seems forced upon them. और वे काम तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि काम जो है उनके ऊपर थोपा गया है, वो मजबूरी में काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। They may therefore want other work of their choice. इसलिए शायद वो अपनी पसंद का कोई दूसरा काम करना चाहते हैं। और they may therefore want other work of their choice. चॉइस के अनुसार वो कर सकते हैं दूसरा काम। Poor people cannot afford to sit idle. और जो पुअर पर्सन्स है वो जो है बेकार नहीं बैठ सकते हैं, आइडल नहीं बैठ सकते हैं। They tend to engage in any activity irrespective of its earning potential. और वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो, लेकिन वो उस एक्टिविटी से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे अर्निंग कुछ भी हो। Their earning keeps them on a bare subsistence level. अपनी इस कमाई से वो किसी तरह से जो है जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। Moreover, इसके अतिरिक्त the employment structure is characterized by self-employment in the primary sectors. इसके अतिरिक्त प्राइमरी सेक्टर्स में स्वरोजगार एक विशेषता है। The whole family contributes in the field even though not everybody is really needed. और सभी लोगों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। यानी खेतों में जो है काम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी पूरा परिवार लगा रहता है जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो देयर इज ए डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हमको जो है ये डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आती है।
छिपी हुई बेरोजगारी, बट द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसे उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। This concept of sharing of work in the field and the produce raised reduce the hardship of unemployment in the rural sectors। लेकिन अगर हम देखें तो खेत के काम से साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों से में कमी लाती है। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। इससे जो है पॉवर्टी रिड्यूस नहीं होती है। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स। और प्रत्येक परिवार से जो सरप्लस श्रमिक होते हैं वो रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं जॉब की तलाश में। लेट अस डिस्कस about the employment scenario in the three sectors mentioned earlier। तो उपरोक्त तीनों सेक्टर्स में रोजगार के संदर्भ में चर्चा करें कि तीनों सेक्टर्स में किस प्रकार रोजगार है। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला जो सेक्टर्स है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, इसलिए ये मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर्स है ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का सबसे एब्जॉर्बिंग जो सेक्टर्स है वो एग्रीकल्चर है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में या पिछले वर्षों में, देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर। अगर हम पिछले वर्षों की बात करें तो जो डिस्कस्ड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है, क्योंकि डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहता है एग्रीकल्चर में, आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे हुए रहते हैं, तो इसमें ज़रूर कमी आई है। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव्ड टू आइदर द सेकेंडरी और द टर्सरी सेक्टर्स। और जो सरप्लस जो श्रम है उसका कुछ भाग सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर्स में चला गया है। इन द सेकेंडरी सेक्टर्स की हम बात करें तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। सेकेंडरी सेक्टर्स में जो मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग जो सेक्टर्स जो क्षेत्र है वो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अवशोषण हुआ है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बिंग हुआ है इन केस ऑफ द टर्सरी सेक्टर। अगर हम टर्सरी सेक्टर्स की बात करें, वेरियस न्यू सर्विसेज आर नो अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। अगर हम टर्सरी सेक्टर्स की बात करें तो वेरियस जो सर्विसेज है वो अपीयर हुई है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये टर्सरी सेक्टर्स में इनका उदय हुआ है। लेट अस रीड अ स्टोरी टू नो हाउ पीपल कुड बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी ऑफ विलेज। किस प्रकार जो है लोग जो है अपनी गांव की अर्थव्यवस्था के लिए एसेट बन जाते हैं, ये हम एक कहानी के द्वारा देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारा जो चैप्टर था पीपल एज रिसोर्स, इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसमें हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा, हेल्थ के बारे में पढ़ा और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने पढ़ा। किस प्रकार ये तीनों फैक्टर्स जो है पॉपुलेशन की क्वालिटी को जो है इफ़ेक्ट करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं, ये हमने देखा था। इसके अलावा जो स्टोरी ऑफ विलेज जो हम इसी के अंतर्गत आती है, तो वो स्टोरी आपको पढ़नी है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसकी PDF आपको भेज दी जाएगी।
तो इस प्रकार ये चैप्टर जो है ये हमारा यहीं इसका एंड होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।